हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 20 अगस्त 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे 15 करंट अफेयर क्वेश्चन, जिसमें आप सभी को हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 लल्लन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। यह प्रश्न जो है या तो जीके जीएस का रहेगा या फिर पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने 20 अगस्त के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश में स्थित शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? रूस, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया। शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी कहाँ का है? यह रूस का है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। शिवलुच ज्वालामुखी अगर पूछे यह किस देश में है जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है, तो यह रूस के पूर्वी तट पर स्थित शिवलुच ज्वालामुखी है। और यह क्षेत्र अगर पूछे जो रूस का पूर्वी तट है, यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह प्रशांत मेखला अग्नि मेखला के अंतर्गत आता है। अगर पूछे कि प्रशांत अग्नि मेखला के अंतर्गत आने वाले जो भी क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है ज्वालामुखी विस्फोट और साथ साथ में यहाँ पे सुनामी देखी जाती है। तो अगर पूछे विश्व में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी किस क्षेत्र में आता है, तो प्रशांत अग्नि मेखला क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूकंप, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और सबसे ज़्यादा सुनामी इसी रीजन में आते हैं। और इसी रीजन में जो है जापान स्थित होने के कारण जापान में हर साल जो है लगभग 1500 ज्वालामुखी भूकंप या सुनामीज आती रहती हैं। शिवलुच ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह रूस में है। रूस के पूर्वी तट पर है, याद रखना है। एक द्वीप है जिसका नाम है कमचटका प्रायद्वीप। कमचटका प्रायद्वीप पर अगर पूछे किस देश का अधिकार है, तो ये रूस का अधिकार है। कमचटका प्रायद्वीप यह भी रूस के पूर्वी क्षेत्र में आता है। कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों को देख लेते हैं जो विभिन्न देशों में स्थित हैं। जैसे माउंट ईबू ज्वालामुखी, अभी हाल ही में इसमें माउंट ईबू ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। इसका संबंध है इंडोनेशिया से। माउंट एटना इटली में स्थित है। मोना लोआ हवाई द्वीप पर स्थित है। स्ट्राम्बोली या भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है और यह पूछे किस देश के अंतर्गत आता है, तो इटली के अंतर्गत आता है। इरेबस ज्वालामुखी अगर पूछे किस द्वीप पर है, तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। और यह किसके लिए फेमस है, तो स्वर्ण उद्गार के लिए माउंट इरेबस जाना जाता है। सेकंड प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व मानवतावादी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 19 अगस्त को मनाया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसमें 3 क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि 19 अगस्त को सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक तो मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस, दूसरा मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस और तीसरा मनाया जाता है विश्व संस्कृति दिवस। तो ये तीनों दिवस जो है कब मनाए जाते हैं? 19 अगस्त को मनाए जाते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस के लिए अभी एक टैग स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है #एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। ये इसका टैग स्टार्ट किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। 19 अगस्त इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो टैग लाइन है ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं AGBR, यह क्या है? तो यह सिल्वर ब्रोमाइड है। इसका प्रयोग अगर पूछे कहाँ किया जाता है, तो फोटोग्राफी में किया जाता है। AgNO3, यह क्या है? तो यह नाइट्रेट है। इसका प्रयोग जो है चुनाव के समय जो स्याही अंगुली पर लगाई जाती है, वह अगर पूछे स्याही का रासायनिक नाम क्या है, तो उसका नाम है AgNO3 यानी नाइट्रेट होता है। और वहीं AgL, यह क्या है? तो यह सिल्वर आयोडाइड है। इससे क्या होता है? तो इससे कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है तीसरा, हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI से उच्चतम स्तर पर 5 का ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे ने हासिल किया है? तो हाल ही में किस हवाई अड्डे ने 5 स्टार रेटिंग प्राप्त किया है? किससे? ACI से प्राप्त किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बेंगलुरु व दिल्ली दोनों ने 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करी है ACI से। ACI का फुल फॉर्म क्या होता है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल इसका फुल फॉर्म होता है। इसके द्वारा जो है 5 स्टार ग्रीन टैग दिया जाता है। अभी जो है कैंपगोड़ा एयरपोर्ट यानी जो बेंगलुरु में है इसको दिया गया है, और दिल्ली एयरपोर्ट इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है इसको दिया गया है जो कि दिल्ली में है।
और किसके लिए यह 5 स्टार रेटिंग दिया गया है? यह दिया गया है कार्बन प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए इन दोनों एयरपोर्ट को 5 स्टार ग्रीन टैग की रेटिंग दी गई है। किसके द्वारा? ACI के द्वारा दी गई है। अब कुछ महत्वपूर्ण जो है हवाई अड्डे के बारे में देख लेते हैं कि किस शहर में या फिर किस राज्य में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है? अयोध्या धाम में स्थित है। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है। मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा, इसका पहले नाम हुआ करता था मोगा हवाई अड्डा, लेकिन वर्तमान में इसका नाम मनोहर पर्रिकर रख दिया गया है और यह गोवा में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कहाँ पर है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। नेक्स्ट हमारा है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह लखनऊ में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है चौथा, हाल ही में भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो भारत और इजराइल के बीच राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र को लेकर समझौता किस जगह पे किया गया है? IIT कानपुर, IIT खड़गपुर या फिर IIT मद्रास, IIT मुंबई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT मद्रास में किया गया है समझौता। राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र यह स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा IIT मद्रास में किया जाएगा। इसके बीच जो है राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र को लेकर समझौता किसके बीच में हुआ है? तो भारत और इजराइल के बीच में यह समझौता हुआ है। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए नवाचार लाना और जल आपूर्ति बेहतर करना, यह समझौता भारत और इजराइल के बीच में किया गया है IIT मद्रास में। एक क्वेश्चन और याद रखना है, ये भी आप सभी का एक क्वेश्चन ही है। राष्ट्रीय बचाव समन्वय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह चेन्नई में किया गया है। राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो IIT मद्रास में किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण संगठन देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। जैसे मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कोझिकोड में स्थित है, जो कि केरल का एक शहर है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में स्थित है। काजरी अनुसंधान केंद्र जोधपुर राजस्थान में स्थित है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट अगर पूछे कहाँ से जारी किया जाता है? तो यह देहरादून उत्तराखंड से जारी किया जाता है। राष्ट्रीय तंबाकू केंद्र अगर पूछे कहाँ स्थित है? तो यह राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पाँचवा, वित्त वर्ष 2023 में सर्वाधिक CSR व्यय कहाँ हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड। तो 2023 में सर्वाधिक CSR कहाँ व्यय हुआ है? CSR का फुल फॉर्म क्या होता है? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्स, यानी सामाजिक कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा व्यय किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के द्वारा। इसकी व्याख्या देखें तो CSR इसका फुल फॉर्म होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्स, यानी सामाजिक कार्यों के लिए किया गया दान। इस मामले में अगर पूछे कि जो CSR है यह भारत में कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था कंपनी एक्ट 2013 से यह लागू किया गया था। CSR के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यय करने वाला 2023 में कौन सा राज्य बना है? तो महाराष्ट्र बना है और दूसरे नंबर पर गुजरात बना है। सर्वाधिक व्यय अगर पूछे किस क्षेत्र में किया गया है महाराष्ट्र और गुजरात के सरकार के द्वारा? तो सबसे ज़्यादा व्यय किया गया है शिक्षा में और स्वास्थ्य में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का अगर पूछे आयोजन कहाँ किया गया था? तो तमिलनाडु में किया गया था। इसमें जो है पहला स्थान अगर पूछे किस राज्य को मिला था? तो महाराष्ट्र को मिला था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था वीर मगाई। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया गया था। इसमें भी पहला स्थान अगर पूछे किसको मिला था? तो महाराष्ट्र को मिला था। और 37वें राष्ट्रीय खेल का अगर शुभंकर पूछे क्या है? तो मोगा शुभंकर है। लड़का भाऊ योजना अगर पूछे किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। माझी बहन योजना ये भी महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया था। छठा प्रश्न हमारा है, हाल ही में शुक्राणु अंडाणु दाताओं को बच्चों पर कानूनी अधिकार न होने का आदेश किस उच्च न्यायालय ने किया गया है? इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं चाहे वो अपना अंडाणु या शुक्राणु दान कर देते हैं और इसके बाद जो है अगर वो बाद में उस पर अपना हक जताएं तो उनको जो है इस प्रकार का हक नहीं दिया जाएगा। और इस प्रकार की बात किस उच्च न्यायालय ने कही है? तो मुंबई उच्च न्यायालय ने कही है। मान लीजिए ये पेरेंट्स हैं, ठीक है।
इन्होंने अपना शुक्राणु या अंडाणु जो है किसी दूसरे दंपत्ति को दान कर दिया। ठीक है, किसी दूसरे दंपत्ति को दान कर दिया और इसके बाद जब ये दान कर दिए, मान लीजिए इनको बेटा होता है या बेटी होता है, तब ये जो माता पिता होते हैं इस बच्चे पर अपना जो है कानूनी अधिकार नहीं जता सकते कि ये मेरा बेटा या बेटी है, क्योंकि इनके द्वारा जो इनका अंडाणु या शुक्राणु था दान कर दिया है। इस प्रकार की जो है इनको कोई भी कानूनी सहायता नहीं मिलेगी। इस प्रकार का आदेश अगर पूछे किस उच्च न्यायालय ने जारी किया है, तो मुंबई ने जारी किया है। एक बार देख लेते हैं। हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्राणु अंडाणु दान देने के बाद बच्चे पर कोई भी अधिकार या कानूनी अधिकार नहीं होगा, ये बात कही है। और यह किसके लिए कही है? जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं होंगे, यानी कि जो शारीरिक तौर से इनको जन्म दिए होंगे वही इनके जो है कानूनी रूप से माता पिता होंगे। जिन्होंने दान किया है वो इनके जो है बायोलॉजिकली पेरेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों नहीं होंगे और जिनको ये दान किए हैं वही इनका जो है रियल पेरेंट्स होंगे। तो ये बात किसने कही है? तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है। एक क्वेश्चन और जो है मध्य प्रदेश में जो है काफ़ी चर्चा में बना हुआ था कि लहसुन को लेकर जो है ये पूछा गया था, हाई कोर्ट में केस हुआ था कि लहसुन जो है सब्जी है या मसाला है। तो इसमें भी बवाल हुआ था, लहसुन जो है सब्जी है या मसाला है, ये बात इसमें कही गई थी। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि फालतू की चीज़ें लेकर कोर्ट में पहुंचते हो, इसका फैसला कर दिया गया तुरंत कि यह एक सब्जी है, मसाला नहीं है। तो लहसुन ध्यान रखेंगे, मसाला नहीं है, क्या है? सब्जी है। यूनेस्को में अगर पूछे कि अब तक भारत के कितने विश्व धरोहर सूची शामिल किए गए हैं, तो 43 सूचियाँ शामिल की गई हैं। जिसमें पूछे 43वां कौन सा है, तो 43वां है मोइदम। मोइदम क्या है? यह एक कब्रगाह है। और पूछे किस राज्य का है, तो यह असम का है। असम का जो एक साम्राज्य था जिसका नाम था अहोम साम्राज्य, उसके जो सेनापति हुआ करते थे उनको जिस जगह पे दफनाया जाता था उसी स्थान को मोइदम कहा जाता है। जो कि अब की बार यूनेस्को की जो 46वीं बैठक हुई है, कहाँ पर हुई थी? अपने भारत में हुई थी। और यहीं पर जो है भारत की 43वीं विश्व धरोहर मोइदम को घोषित किया गया है। अगर पूछे कि 43 किस किस रूप में है, तो 35 जो है प्राकृतिक है, 7 जो है सांस्कृतिक है, 1 जो है मिश्रित है। मिश्रित वाला देख लेते हैं कौन है। तो मिश्रित वाला है कंचनजंगा, और ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। तो 35 प्राकृतिक, 7 सांस्कृतिक, 1 मिश्रित, टोटल 43 हमारे भारत में विश्व धरोहर सूचियाँ हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां। हाल ही में वर्ष 2025 तक भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रॉबिन लॉन्च करने की घोषणा करने वाली बिंग्स ईवी का संबंध किससे है? यानी बिंग्स ईवी एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है। यह कहाँ की कंपनी है? तो यह इंदौर की कंपनी है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देखें तो बिंग्स ईवी कंपनी अगर पूछे कि यह कहाँ की कंपनी है, तो यह इंदौर की कंपनी है। इसने अभी हाल ही में जो है इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की घोषणा करी है और जिसका नाम बताया है रॉबिन। यह छोटी कार होगी जिससे आसानी से लेकर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से आप निकल सकते हैं और ये इससे जो है पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा। तो इसी को देखते हुए रॉबिन कार जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है, इसका निर्माण अगर पूछे किस कंपनी ने किया है, तो बिंग्स ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ने किया है। और यह रॉबिन जो है यह कंपनी कहाँ की है, तो यह इंदौर की कंपनी है। ये आपको याद रखना है। और इस प्रकार से रॉबिन जो है भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार बन जाती है। और यह कब लॉन्च की जाएगी, तो 2025 में लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किससे है? जा से जीवन, जा से जैव। तो यह जैव ईंधन से संबंधित है। प्रधानमंत्री जीवन योजना जो है अभी 5 साल के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया है। यानी इसको जो है 2024 में बंद करना था, लेकिन अब आगे इसको जो है 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जीवन योजना की अगर पूछे शुरुआत कब की गई थी, तो 2019 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य था जो भी फैक्ट्री से या फिर किसी भी कंपनी से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनसे जो है जैव ईंधन तैयार करना, यह इसका उद्देश्य था। इसी के लिए जो है प्रधानमंत्री जीवन योजना शुरू किया गया था, जो कि 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, हाल ही में 1000 किलोमीटर रेंज वाला स्वदेशी कामिकेज ड्रोन किसने विकसित किया है? तो 1000 किलोमीटर स्वदेशी रेंज वाला कामिकेज ड्रोन को किसने विकसित किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेशनल एरोस्पेस लैब के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। कामिकेज क्या है? एक स्वदेशी ड्रोन है। इसकी क्षमता अगर पूछे कितनी है तो यह 1000 किलोमीटर रेंज तक यह जो है लगातार कंटिन्यूअस उड़ सकता है। और अगर पूछे कि इस स्वदेशी ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने किया है तो नेशनल एरोस्पेस लैब के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है तो इसकी उड़ान भरने की क्षमता 1000 किलोमीटर है और इस पर जो है जैसे कुछ विस्फोटक पदार्थ भी एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा सकता है। कोपा अमेरिका कप, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कोपा अमेरिका कप किसने जीता है तो यह अर्जेंटीना ने जीता है। जबकि यूरो कप पूछे किसने जीता है तो यह स्पेन ने जीता है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 8 पदक जीते हैं? तो 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया है तो चीन में किया गया था, जिसमें भारत ने 8 पदक जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड इसका जो है 17वें क्रम का आयोजन पूछे कहाँ किया गया था तो चीन में किया गया था। इसमें भारत ने टोटल 8 पदक जीते थे, जिनमें से 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रोंज जीता गया है भारत के द्वारा, टोटल 8 पदक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पेरिस ओलंपिक 2024 अब की बार पूछे किस क्रम का था तो ये 33वें क्रम का था। और इसमें पहला स्थान अगर पूछे किस देश को मिला है तो यूएसए को मिला है। यूएसए इसमें अगर पूछे कितना गोल्ड जीता है तो 45 गोल्ड जीता गया है यूएसए के द्वारा। जबकि भारत का अगर स्थान पूछे पेरिस ओलंपिक में कितना था तो 71वां स्थान था भारत का, जिसमें भारत ने 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज के साथ भारत ने टोटल 6 पदक जीते हैं। सिल्वर इसमें किसके द्वारा जीता गया है तो नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया है। 34वें क्रम का जो ओलंपिक होगा ये कहाँ पर होगा तो यह 2028 में होगा। कब होगा तो 2028 में होगा। कहाँ पर होगा तो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। T20 वर्ल्ड कप इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया था तो इसका आयोजन वेस्ट इंडीज और यूएसए में किया गया था। फाइनल मैच में अगर पूछे कोई किसने भिड़ंत करी थी तो फाइनल मैच हुआ था भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में, जिसमें भारत विजेता बन जाता है और उप विजेता कौन बन जाता है तो दक्षिण अफ्रीका उप विजेता बन जाता है। 11वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा किसने करी है? तो मुख्यमंत्री उद्यम विकास योजना अगर पूछे किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ जी ने इसने कहा है कि सभी युवाओं को, जो प्रदेश के सभी युवाएं हैं, इनको जो है सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। उनको अगर मतलब जॉब करना है तो उनके लिए जो है एक योजना शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना, यह शुरू किया गया है। इसमें जो है जो MSME है यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज जो है, इसमें जो है युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी। जो युवा 21 से 40 वर्ष के बीच में हैं इनको जो है यहाँ पर जो है कौशल विकास इनके अंदर विकसित किया जाएगा, जिससे ये जो है प्राइवेट कंपनी में अपने स्किल के लिए अच्छी सैलरी भी पा सकते हैं। तो इसके लिए शुरू किया गया है मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना। किस सरकार ने शुरू किया है तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। इसने बताया है कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, जो कि सच्चाई भी यही है। अगर पूछे किस यूपी के सीएम कौन है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। 21 से 40 वर्ष के युवाओं के लिए शुरू किया गया है। इसमें कहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बेहतरीन डिग्री हो, आप सिर्फ 8वीं पास हों और आप आकर यहाँ पर कौशल विकास के लिए अपनी ट्रेनिंग और यहाँ पे सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है 12वां प्रश्न, हाल ही में तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जैसे मैंने अभी यूपी के बारे में बताया कि यहाँ पे इस प्रकार की योजना शुरू की गई है और कहा गया है कि युवाओं को जो है सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। इसी प्रकार से केरल में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी जिसका नाम है यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी। इसमें भी तेलंगाना सरकार ने कहा है कि सभी राज्य सरकार के जो युवा लोग हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, उनके लिए जो है एक यूनिवर्सिटी का विकास किया गया है जिसमें इनको स्किल सिखाया जाएगा। और इसी यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे बनाया गया है तो आनंद महिंद्रा जी को बनाया गया है। यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन अगर पूछे किस सरकार के द्वारा किया गया है तो तेलंगाना सरकार के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसमें जो है युवाओं में कौशल विकास किया जाएगा। और इस यूनिवर्सिटी का अगर पूछे अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो आनंद महिंद्रा जी को बनाया गया है।
वर्तमान में कैबिनेट सचिव पूछे कौन है, तो यह हैं टीवी सोमनाथन जी। एसबीआई के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो श्रीनिवासुलु शेट्टी जी बनाए गए हैं। हाल ही में किस राज्य का मान्याचीवाड़ी गांव पहला सौर विलेज बन गया है, तो किस राज्य सरकार का पहला गांव सौर विलेज बन गया है जिसका नाम है मान्याचीवाड़ी गांव। तो मान्याचीवाड़ी गांव किस राज्य सरकार का है, तो यह है महाराष्ट्र का एक विलेज। इसके बारे में अगर व्याख्या देखें तो महाराष्ट्र के जिले के अंतर्गत आने वाला गांव मान्याचीवाड़ी गांव, यह जो है गांव महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज बन गया है। तो महाराष्ट्र का अगर पूछे पहला गांव कौन सा है जो सोलर विलेज बन गया है, तो मान्याचीवाड़ी गांव है जो सतारा जिले के अंतर्गत आता है। वहीं पूछे भारत का पहला गांव कौन सा है जो सोलर गांव बना था, तो भारत का पहला गांव था मोढेरा गांव जो बना था, भारत का पहला सोलर गांव बना था। और यह गांव अगर पूछे मोढेरा गांव किस राज्य में था, तो यह गुजरात में था। वहीं पूछे भारत का पहला शहर कौन सा है जो सोलर सिटी बना था, तो भारत का पहला शहर कौन सा था, तो सांची शहर था जो सोलर सिटी बना था। और सांची शहर पूछे किस राज्य में है, तो यह मध्य प्रदेश में है। गांव पूछे सोलर गांव, तो मोढेरा गांव है गुजरात का है, और सोलर सिटी पूछे तो सांची शहर है जो कि मध्य प्रदेश का है। अगर पूछे मान्याचीवाड़ी गांव यह किस राज्य सरकार का गांव है जो पहला सोलर विलेज बना है, तो यह सतारा जिले के अंतर्गत आने वाला महाराष्ट्र का गाँव है। 14वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रारंभ सॉफ्टवेयर भविष्य का संबंध किससे है, तो इसको पहले भी पढ़ाया गया है। भविष्य का संबंध किससे है, तो पेंशन से है। ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में अगर देखें तो भविष्य सॉफ्टवेयर का संबंध जो है ये पेंशन से है। यह जो पेंशन प्राप्त सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी हैं जो पेंशन भोगी हैं, इनको कम नुकसान हो, यानी कि इनके नुकसान को कम करने के लिए और इनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा भविष्य सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है जो कि पेंशन से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। तो भविष्य सॉफ्टवेयर का संबंध किससे है, पेंशन भोगियों से संबंधित है जिनमें इनकी नुकसान ना हो और इनकी समस्याओं का सुलझावा भी किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। जैसे प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है, तो यह इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। संज्ञान ऐप, अभी जो 3 नए कानून आए हैं इनकी व्याख्या करने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा यानी आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया संज्ञान ऐप है। और NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो यह संकलन ऐप लॉन्च किया गया है। प्रवाह पोर्टल अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। जबकि प्रवाह सॉफ्टवेयर पूछे तो किसने लॉन्च किया है, तो इसरो ने लॉन्च किया है। आखिरी करंट अफेयर क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ नागपट्टिनम और कांकेसंतुरई फेरी सेवा फिर से प्रारंभ करी है, तो नागपट्टिनम और कांकेसंतुरई के बीच में फिर से फेरी सेवा शुरू की गई है। तो भारत सरकार के द्वारा और किस सरकार के द्वारा, तो यह शुरू किया गया श्रीलंका सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो भारत और श्रीलंका के बीच में फिर से एक बार फेरी सेवा की प्रारंभ की गई है। फेरी सेवा मतलब अभी बता देते हैं, ये भारत का जो है साउथ वाला क्षेत्र है और ये यहाँ पे जो है श्रीलंका है, ठीक है। तो भारत की तरफ से जो नागपट्टिनम स्थान है ये कहाँ पर है, तो यह तमिलनाडु के क्षेत्र यहाँ पर जो है नागपट्टिनम स्थान है तमिलनाडु में। और श्रीलंका का जो ये वाला क्षेत्र है इसे कहते हैं कांकेसंतुरई। तो इन दोनों के बीच में जो है एक फिर से फेरी सेवा शुरू की गई है, यानी कि जहाज़ वाली सेवा यहाँ पर फिर से शुरू की गई है। और यहाँ पर जो है लोगों को जो है एक स्थान से मतलब नागपट्टिनम से श्रीलंका के लिए एक साथ जो है 50 लोगों को इस जहाज़ में भेजा जा सकता है, जो पानी वाली जहाज़ होती है, जिसके लिए इनको 4 घंटे जाने में और 4 घंटे आने में लग जाएगा। तो फिर से शुरू की गई है नागपट्टिनम कांकेसंतुरई के बीच में फेरी सेवा, जिनका संबंध है भारत और श्रीलंका के बीच। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 15 करंट अफेयर क्वेश्चन, उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्नों को देख लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और शाम को जीके की क्लास में जुड़ना ना भूलें। तो चलिए शाम को मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहें। शाम को मिलते हैं। एक प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।